हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे इस 5 बजे के खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ हर्षवर्धन सिंह और मेरी सहयोगी हिया अनेजा भी मेरे साथ मौजूद हैं और साथ ही मेरे एक और सहयोगी बलवंत सिंह भाव भी मेरे साथ बैठे हैं। तो दर्शकों, आज आपको जिस शख्सियत से हम मिलवाना जाना चाहते हैं वो एक इंटरनेशनली अक्लेम्ड पेंटर हैं। तो दर्शकों, आर्ट की फील्ड में उन्होंने इतना नाम रोशन किया है अपना और पूरे जम्मू कश्मीर का, पूरे नॉर्थ इंडिया का, लेकिन आज उनको आज उनके छीन लाए हैं वहाँ से और अपने साथ आके बिठा दिया उनको, ताकि उनके बारे में और जान सकें और उनके इस टैलेंट के बारे में दर्शकों को भी बता सकें। तो हमारे साथ मौजूद है मिस्टर के गांधी सर। तो आइए उनसे ही रूबरू होते हैं और जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। वेलकम सर, वेलकम टू आवर शो। तो सर, पहले तो ये आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपको, यू बीइंग एन इंजीनियर एंड फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड, तो पेंटिंग में कैसे आना हुआ सर आपको? देखिए, ये जो रेयर लोग होते हैं उनके साथ कोई ना कोई एक हादसा, एक फॉर्चुनेट ट्रेजेडी जिसको बोलते हैं जी, वो होता है, तभी वो एक रेयर बन के आता है। राइट। है ना। कॉमन लोग तो वो आप रोजमर्रा की जिंदगी में आपको मिलते होंगे। तो पेंटर बनना मेरी लाइफ में एक ड्रीम था। जब स्कूल टाइम में हर एक बच्चा में एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है। तो उसमें कोई गाता है, कोई नाचता है, कोई लिखता है, कोई पेंटिंग करता है, कोई दूसरी चीज़ें करता है। तो फिर जब स्कूल चले जाते हैं उसके बाद प्रोफेशनली फिर वो सब चीज़ें छूट जाती है ना। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मैं बाहर चला गया। फिर उसके बाद फिर मैं आने के बाद मैं बेसिकली मैं टेक्नोक्रेट, राइट। और मैं सबसे बड़ी बात, मैं सेल्फ टार्ट आर्टिस्ट हूँ। मैंने किसी से सीखा नहीं है। आई एम नॉट फ्रॉम एनी आर्ट कॉलेज। तो वहाँ से आके मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। ये मेंटेनेंस एंड मेकिंग ऑफ असेंबलिंग ऑफ एयर कंडीशनर्स। लोकल प्रोडक्ट था हमारा, एसी का बिजनेस। हाँ, गुलबर्ग एक प्रोडक्ट था। हाँ। तो वो आई स्पेंड अराउंड 20 ईयर इन दैट पोल्यूशन टू मेकिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ एयर कंडीशनर्स। तो आफ्टर द गैप ऑफ 22 years देन टुक ए ब्रश एंड पेंट अगेन। जम्मू हेरिटेज से मैंने वो शुरू किया। तो मैं फोटोग्राफी करता था, उसको मैं क्लिक करता था जम्मू के जो नेग्लेक्टेड हेरिटेज प्लेसेस है, राइट। तो उसको लेके फिर मैं उसको पेंट किया। फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि हमारे जम्मू कश्मीर के वो सीएम पहली बार बने गुलाम नबी आजाद साहब। तो वो मैं उनके पास गया, तो उनसे मिला, तो मैंने उनको बताया कि मैं ये पेंटिंग करता हूँ। तो उन्होंने बोला ये पेंटिंग तो बहुत बढ़िया करते हैं, आप प्रोफेशनल हैं क्या? तो मैंने बोला नहीं, मैं प्रोफेशनल नहीं, मैं बिजनेस मैन, हमारी एसी वेसी हम बनाते हैं। तो फिर ये दोनों चीज़ें कैसे करते हो? तो मैंने बोला बस कर लेता हूँ। तो अभी बेचते हो क्या? उन्होंने ये सवाल जो अभी तक मुझे याद है। तो मैंने बोला नहीं, बेचता नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ आपके हाथों से शुभारंभ हो। क्या बात? तो वो उनका भी पब्लिक मीटिंग नहीं हुआ था जब वो जम्मू कश्मीर के सीएम बने। तो कला केंद्र में उनका पहला विजिट था और मेरा सोलो था वहाँ पे पहला। तो वो यहाँ जब वो वहाँ पे आए और 1 घंटा रहे, तो 1 घंटा 1.5 घंटा वो रहे आई थिंक। तो मेरे ख्याल में वो 1 किलोमीटर इधर 1 किलोमीटर इधर गाड़ियों की लाइन थी, इतने दुनिया थी। तो एक ऐसा आर्टिस्ट जो प्रोफेशनल नहीं है, जो एक हॉबी पेंटर था, तो वो उसको तो मीडिया वालों ने वो सारा आंखों पे कहाँ चढ़ा दिया। दूसरे दिन हेडलाइन में मेरा नाम था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सब हेडलाइन में मैं था। अच्छा। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो 4 पेंटिंग भी उन्होंने खरीद लिया। ओके। तो वो जो लॉन्चिंग था ना, वो हर एक किसी के साथ ऐसा होता नहीं है। बड़ा तगड़ा लॉन्चिंग। वो क्या था कि हमारे जहाँ सोसाइटी के अंदर जो बच्चे बीएफए करते हैं, आर्ट में आते हैं, आर्ट कॉलेज में बीएफए, एमएफए, फिर बीआईजी, राइट। फिर उसके बाद वो बंगाल छोड़ के, फिर वो बिहार छोड़ के, अपने उड़ीसा छोड़ के, जम्मू कश्मीर छोड़ के कोई दिल्ली जा रहा है, कोई मुंबई जा रहा है, बड़े शहरों में, क्योंकि आर्ट का पोटेंशियल नहीं होता है। कोई रेलवे स्टेशन पे सोता है, कोई बिस्कुट खा के, 1 पैकेट बिस्कुट सुबह भी खाना है, वही शाम को खत्म करना है। इतनी गुर्बत में जीते हैं। ऐसी स्टोरी मेरे अपने दोस्त हैं, उनकी स्टोरियाँ हैं। लेकिन मेरा इंटायरली डिफरेंट रहा। मेरा एक लॉन्चिंग जो हुआ वो इंटायरली डिफरेंट था। तो वो फिर मैं एसी का बिजनेस भी साथ साथ चल रहा था। अच्छा। फिर दोनों चीज़ें कैरी कर रहा था। फिर मैंने देखा आर्ट का पलड़ा भारी होता जा रहा है, तो इसको फुल टाइम अपना कर लेता हूँ शुरू। हाँ। तो सर, ये इसके साथ आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा। जैसे आपने कहा आप सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हो, तो कभी आपको ऐसा लगा नहीं यार कहीं से मैं थोड़ा सा, मतलब इंस्पिरेशन तो कोई ना कोई रही होगी ना? ऐसा तो नहीं है कि आपको रातों रात कुछ ऐसी आकाशवाणी टाइप हुई कि भाई आज मैं ये करता हूँ। इंस्पिरेशन तो कोई ना कोई आपकी रही होगी। इंस्पिरेशन क्या है कि वो जैसे मुझे लगता है कई लोग मेरे को बोलते हैं यू आर वन आर्टिस्ट। क्या बात? खुद से करता, गॉड गिफ्टेड। हाँ, गॉड गिफ्टेड।
तो वो क्या था कि वो जब मैंने पहला शो किया तो वो मेरे को तो मालूम नहीं था कि वो मैंने पेंट किया है, लेकिन मीडिया ने क्या किया कि वो उन्होंने एक ऐसा आर्टिस्ट आ गया जो नेग्लेक्टेड हमारी हेरिटेज है, जो हमारी विरासत है, उसको पेंट करने लगा, लेकिन मेरे को मालूम नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो मेरे को एक बहुत बड़ा क्लिक मिला, एक शाबाशी मिली, फिर वो मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा उसके बाद। आज मैं बता दूं कि जो सर पेंटिंग करते हैं उनका जो डोगरा कल्चर सर कनेक्शन है वो बहुत ज्यादा रहता है, तो सर कितना जरूरी रहता है आजकल के समय में अपने रूट्स जो है उसके साथ स्टिक रहना, क्योंकि हमारा यूथ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे को लगता है हर कल्चर से दूर जा रहा है, और जितना भी आर्ट हमारा है काफी डाइवर्स है उससे दूर जा रहा है। हाँ, ये बहुत बढ़िया सवाल है आपका। मैं थोड़ा सा आर्ट पे बात करना चाहूँगा। आर्ट अभी इतना एक्सपेरिमेंटल हो गया है, इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल हो गया है कि जो बनाते हैं, जो करते हैं, उनको भी पिक करना, उनको एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है कि मैंने बनाया क्या है। टोटल एक्सपेरिमेंटल हो गया, उनको दिखता पता नहीं चलता कि आम लोगों से आर्ट इतना दूर हो गया कि आम लोग बोलते हैं यार क्या करता है। कई बार जो बच्चा पढ़ रहा होता है ना, BFA MFA कर रहा होता है, हाँ। उनके घर वाले भी बोलते हैं यार तू करता क्या है, हाँ, मतलब वेला है, हाँ ये करता क्या है, रंग फेंकता है और ऐसे करता है, वो समझ तो आती ही नहीं कुछ भी। हाँ। वो क्योंकि आर्ट पे ये मानना है कि वो अभी जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में आर्ट इतना एक्सपेरिमेंटल हो गया, आपका थॉट प्रोसेस है, दूसरी चीजें हैं, और आपने क्या बनाया ये आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि मैं रियलिज्म, आर्ट तो पहले रियलिज्म से शुरू हुआ। राजा रवि वर्मा हमारी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। तो वहाँ से फिर सेमी रियलिज्म, सेमी एब्स्ट्रैक्ट, फिर एब्स्ट्रैक्ट, फिर अभी तो एक्सपेरिमेंटल होता गया। तो जब मैं आर्ट करता हूँ, मैं तो अभी तक वही करता हूँ जो रियलिज्म जो पहले वाला था। क्योंकि उसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक इवेंट था रायपुर में, वो वहाँ पे था, रायपुर में वो क्या नाम उसका बोलते हैं, उनकी कैपिटल का नाम मुझे भूल गया। तो वहाँ पे एक इवेंट था, तो एक 20-25-30 आर्टिस्ट थे वहाँ पे। तो एक लेडी मेरे साथ, वो किसी कॉलेज से थी, वो पेंटिंग कर रही थी। तो आफ्टरनून में वो लोकल लेडी थी, बाकी सब ऑल इंडिया कैंप था। तो वो वहाँ पे क्या हुआ कि एक छोटा बच्चा आया, तो बोला मामा, वो उसने टाई पहना था, वो स्कर्ट पहनी थी, छोटी 5-6 साल की लड़की होगी, उसी आर्टिस्ट की बेटी थी। अच्छा। तो मामा अंकल का पेंटिंग देखो कितना मजेदार है। वो उसने अपनी माँ को छोड़ के मेरे को बोला। फिर उसके बाद मीडिया वाले आए, तो मीडिया वालों ने बोला कि ये सबका पेंटिंग जो है डिफरेंट है गांधी जी, और आपका जो पेंटिंग है वो एकदम रियल है, रियलिज्म है, एकदम सामने दिख रहा है। अच्छा। तो मैंने बोला कि इसका रिप्लाई आप ना ये बच्चा देगा। वो बच्चा साथ में बैठा था। तो फिर उन्होंने बोला कि कौन सा पेंटिंग बढ़िया लगा है अंकल का। तो क्या है कि एक्सपेरिमेंटल काम करना वो आप कीजिए, लेकिन वो क्या होता है कि आपने ये सवाल किया रूट्स का, अपनी कल्चर का, तो वो एक्सपेरिमेंटल में वो नहीं मैं दिखा पाऊंगा, है ना। तो अभी मैं वो हेरिटेज से शुरू किया, फिर मैंने नेचर पे आया, फिर मैं नोमैड्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद डोगरा कल्चर, अभी मैं हिमालय करता हूँ, मैं मॉन्क सीरीज कर रहा हूँ, बुद्धिज्म पे काम कर रहा हूँ। अच्छा। तो वो मेरा स्टाइल जो कंटेम्प्रेरी होता है, रंग फेंकना और वहाँ से रियलिज्म निकालना। तो वो क्या होता है कि जब मेरा शो होता है, मैं कहीं भी जाता हूँ, तो मेरे को मेरी पेंटिंग देख के बोलते हैं कि ये गांधी जी आप जम्मू कश्मीर से हैं क्या। वो मेरे लिए बहुत प्राउड की बात हो जाती है कि मेरे काम के अंदर मेरे मिट्टी की खुशबू होती है। क्या अपने शोज की बात करें तो मैं जानना चाहूंगी आने वाले दिनों में और कितने शोज जो है वो हमें देखने को मिलेंगे, कब जो है वो आपका अगला शो आना है? अभी क्या है कि कोरोना में सब बंद था, तो मैंने कोरोना में भी काफ़ी काम किया, ऑनलाइन काफ़ी इवेंट थे। उससे पहले कि मैंने आई हैड 19 सोलो एग्जीबिशंस, उसके बाद अराउंड 200 के करीब मैंने ग्रुप शो किए इन इंडिया एंड अब्रॉड, और आर्ट इवेंट जो आर्ट कैंप, आर्ट वर्कशॉप, आर्ट सिंपोजियम, वो भी अराउंड 120 हो गए नेशनली एंड इंटरनेशनली। तो वो क्या है कि अभी आने की बात आपने बोली, अभी 2 दिन पहले ही वहाँ से आया हूँ। एक काफ़ी बड़ा इंटरनेशनल एक्टिविटी थी गुड़गांव में, तो वो मैंने क्यूरेट भी मैंने किया था। क्यूरेट का मतलब होता है कि क्यूरेशन, हाँ, वो उसमें क्या है कि वो एक मुश्किल वर्ड है किसी चीज़ को क्यूरेट करना, और उसके लिए अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया में कोई एजुकेशन नहीं दी जाती है। तो क्यूरेशन करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, आर्ट से भी ऊपर बात होती है। तो वो बहुत मुश्किल टास्क होता है। तो वो क्या है, तो वो आर्ट प्रमोशन के लिए होता है बेसिकली। तो वो क्या है कि वो उसको मैंने क्यूरेट किया। उसके अलावा मैं काफ़ी पहले भी कर चुका हूँ, जम्मू कश्मीर में किया, जोधपुर में, लक्षद्वीप में भी किया मैंने।
तो वो मैंने इवेंट किया था, काफ़ी बड़ा, उसमें ऑल इंडिया मतलब सारे मास्टर आर्टिस्ट आए हुए थे, बहुत मोस्ट सीनियर आर्टिस्ट। तो सक्सेसफुली अभी करके आया हूँ। अभी मेरा कसोली में इवेंट है एक मई में, और मई में ही मेरा एक जयपुर में इवेंट है जी। तो उसके बाद मेरे को लेह में जाना है। अच्छा। वो वहाँ पे 2 एक्टिविटी है, एक आर्मी का है और एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का है। उसके बाद मेरा शायद मेरा प्रोग्राम है ऑस्ट्रिया जाने का 1 महीने का। 1 महीने का। फिर दिसंबर में मेरा बहुत बड़ा इवेंट है जहांगीर आर्ट गैलरी, जो सबसे बड़ी गैलरी है मुंबई के अंदर। वहाँ पे मेरा सोलो एग्जीबिशन है, वो भी मई में था, अभी उसको मैंने एक्सटेंड किया है दिसंबर में। आजकल मैं उसी में काम कर रहा हूँ। सर आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह आपने बताया इतनी बहुत ही बेहतरीन पेंटिंग्स हैं आपकी, साथ साथ लूप चल रहा है, हमारे दर्शक भी देख पा रहे होंगे, बहुत ही खूबसूरत जान फूंक दिया आपने अपनी इन पेंटिंग्स के अंदर। तो आपसे जानना चाहेंगे कि जो पेंटिंग की जब आप प्राइस तय करते हैं तो मूड के हिसाब से होती है या किस हिसाब से पेंटिंग की प्राइस तय होती है? देखिए क्या है कि एक आर्टिस्ट बहुत बढ़िया काम करता है अपने घर में बैठ के, राइट, है ना। वो अगर आप उसकी पेंटिंग उसके घर जाएंगे तो पेंटिंग देखेंगे तो वो बोलेंगे गांधी जी की पेंटिंग जा, उसकी पेंटिंग जा, बड़े मास्टर की पेंटिंग कुछ भी नहीं है ना। तो वो ये पेंटिंग कितनी बढ़िया है, लेकिन उसकी प्राइस कुछ नहीं है। वो बोलेगा 2000 में ले जाओ, 5000 में ले जाओ, 10,000 में ले जाओ। राइट। क्योंकि आर्टिस्ट का एक जर्नी होता है, एक प्रोफेशनली आप कितना ट्रेवल कर रहे हो, आप कितने फेमस हो, आपके ऊपर फिर अपने आप प्राइस तो अपना ही होता है। प्राइस उनका नहीं, वो फिक्स नहीं करते हैं प्राइस। जैसे अभी मैं 10,000 की पेंटिंग 10 साल पहले बेचता था जम्मू के अंदर, 10,000 की पेंटिंग अभी 12-15 रुपया स्क्वायर फुट का प्राइस हो गया, है ना। तो ये अपने आप जैसे काम करते जाएंगे तो वो ये सब चीजें होती है। लेकिन हर्ष, मेरे को लगता है आर्ट को यूजुअली सोसाइटी में इग्नोर करा जाता है, और जो यूथ भी हमारा है उसको सर साइड जॉब लेके चलता है। मेरे को लगता है इसमें श्योरिटी उनको क्यों नहीं होती है कि हम इसमें करियर बना सकते हैं, ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं एक झिझक, एक हेजिटेशन रहती है कि यार ये करियर ऑप्शन जॉब सिक्योरिटी का कोई रीजन? हाँ, ये एक कहावत भी है ना, को पेंटर है तो वो पेंटर तो ठीक है लेकिन काम क्या करता है। बिल्कुल। तो वो क्या है कि ये अभी इतना पोटेंशियल है, आपका जो स्टूडियो है ये पूरा आर्टिस्टिक है ना। आपके बाहर का जो जहाँ पे हम लोग बैठे थे, उसके अलावा गाड़ी है, स्कूटर है, वॉशरूम है, किचन है, ड्राइंग रूम के अंदर हर चीज में आर्ट है। तो आर्टिस्ट डिजाइन करते हैं उसको पहले, उसके बाद फिर वो फैक्ट्री में जाता है दूसरी चीजें। आजकल फॉरेन में जब आप जाएंगे तो मैं एक स्ट्रोक लगाता हूँ ऐसे आर्ट का, तो वो क्या है कि वो वहाँ उसी तरह की बिल्डिंग बन जाती है। आप वहाँ पे देखेंगे ना ये बिल्डिंग बनी कैसे बनी, तो फिर वो आर्किटेक्ट उसको डिजाइन करता है, आपने वो उसको कैसे उसको खड़ा करना है। राइट। तो इतना पोटेंशियल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो यूथ है, जो खासकर हमारे कॉलेज के बच्चे हैं जो BFA, MFA, PhD पास हो रहे हैं, तो मैं देखता हूँ वो थोड़े से डिप्रेस रहते हैं। तो उनको डिप्रेस नहीं रहना चाहिए, इतना पोटेंशियल है। आप अपने आर्ट को एकदम। बिल्कुल सर, मैं चाहूंगा कि आप ये भी बताएं मेंटल हेल्थ की बात मुझे लगता है हर्ष करनी चाहिए, क्योंकि आजकल सर कोरोना की आपने बात करी, और अप्स एंड डाउन्स एक आर्टिस्ट की लाइफ में मेरे को लगता है अक्सर रहते हैं। उस समय सर मेंटल हेल्थ का स्टेबल होना कितना जरूरी है? मेंटल हेल्थ सर क्या है कि वो ये एक बहुत टफ फील्ड है, बहुत डिफिकल्ट है। जैसे आपके सामने पहाड़ है, आपने उस ओर जाना है तो कैसे जाएंगे? अब अकेले हो और अकेले जाना है तो आपको उस पहाड़ को काटना पड़ेगा, उसको पहाड़ को काटना पड़ेगा, फिर आगे जा पाएंगे। जैसे मांझी द माउंटेन मैन। हाँ। तो वो क्या है कि अपने ये काम करना है, एक रियाज है, जितना करते जाएंगे उतना बढ़िया होते जाएगा, निखार आता जाएगा। तो काम कीजिए, फिर वो दरवाजे अपने आप खुलते हैं। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब आप पेंटिंग्स करते हैं इंस्पिरेशन क्या कुछ रहती है और किस तरीके का मटेरियल जो है वो यूज करते हैं आप? इंस्पिरेशन डेफिनेटली नेचर पे काम करता हूँ, है ना। तो उसके बाद मटेरियल जो अभी जो मार्केट में अवेलेबल है, पहले तो जो हमारे जहाँ सोली पेंटिंग होती थी वो तो नेचुरल कलर से बनाते थे, 10-12 दिन 15 दिन प्रोसेस रहता था। अभी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, तो कैमलिन कंपनी हमारी इंडिया की कंपनी है, उसमें बहुत बढ़िया है। उसके अलावा फॉरेन के बहुत प्रोडक्ट हैं, डेलोरोनी है, सिस्टम 3 है, फिर उसके बाद पैबियो है। सर किसी एमेच्योर को, बिगिनर को, जो इस टाइम हमें देख रहा होगा, कोई बच्चा जो आपको देख के इंस्पायर हो रहा होगा कि मैं भी पेंटर बनना चाहता हूँ, लेकिन उसको इनिशियली शुरुआत कैसे करनी चाहिए? कौन सा ब्रश, कौन सा पेंट, जिससे उसकी बिगिनिंग अच्छी हो? ये तो सीधा
इसकी शुरुआत है ना, फर्स्ट स्टेप उसका कैसा हो? पहले बेसिक चाहिए जी, पहले बेसिक चाहिए, उसका ड्राइंग कितना स्ट्रॉन्ग है ना। आपको कप प्लेट, आपको लाइन खींचना नहीं आता है, आप कप प्लेट बनाना नहीं आते हैं, तो आप कलर कैसे किस में भरेंगे, राइट, है ना। तो पहले बेसिक जो ड्राइंग है ना, अभी क्या होता है कि हमारे जो बच्चे हैं स्कूल में, बहुत सारे बच्चे काम करते हैं, राइट, तो उनके पेरेंट्स भी वो देखते हैं हमारा बच्चा आर्ट में बढ़िया है, तो वो मेरे पास ले आएंगे या किसी और के पास, सिखाइए इनको, और वो बोलते हैं कि अगले महीने इसको कैनवस मिल जाए या नेक्स्ट वीक इसको कैनवस मिल जाए। तो क्या है कि वो टफ है इसमें, जो BFA 4 साल की है उसमें 1 साल तो खाली वो ड्राइंग ही सिखाते हैं, स्केचिंग कीजिए और एक दिन में 100 स्केचिंग कीजिए, वेरी नाइस, तभी फिर वो निखार आता है। तो पेरेंट्स को मेरे ख्याल में पेशेंस रखनी चाहिए, और वो बच्चे को जो स्टडी है उसकी प्रायोरिटी पहले होनी चाहिए, उसके बाद वो साइड बाय साइड वो करता रहे। अब थोड़ी पेशेंस रखे और रियाज है, जितना करेंगे तपस्या है। जी जी, हाँ जी। बट मेरे को लगता है हर पेरेंट्स का जो रोल है वो काफी ज्यादा रहता है इन आर्टिस्टिक फील्ड्स में अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए। तो सर क्या मैसेज देंगे हमारे मीडियम के थ्रू जो पेरेंट्स आपको देख रहे हैं? पेरेंट्स को फोर्स नहीं करना चाहिए किसी चीज के लिए, है ना। कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो वो आप बोलेंगे इंजीनियर बन जा, इंजीनियर बनना चाहता है आप बोलेंगे पेंटर बन जा, लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं कि आर्ट में बच्चों को ढालते नहीं है। वो कहते हैं कि ठीक है वो नाच रहा है, डांस कर रहा है और पेंटिंग कर रहा है तो ठीक है, हॉबी रहने दो, एज ए हॉबी रहने दो। लेकिन आज की डेट में आर्ट का बहुत पोटेंशियल है, हर चीज में आर्ट है, और इंटरनेशनली तो वो इसकी तो बहुत हाई वैल्यू है। तो मेरे ख्याल में अगर बच्चा आर्ट पे आना चाहता है तो उसको रोकिए मत। सर ये वैल्यू की आपने बात की, मैं चाहता हूँ जो भी एस्पायरिंग पेंटर्स या आर्टिस्ट आपको देख रहे हैं, एक बार अगर आप उनको बताओ कि आपकी जो पेंटिंग बिकती है यूजुअली वो किस प्राइस रेंज में जाती है, ताकि उनको ये लगे कि यार ये कोई करियर ऑप्शन है जहाँ पे आई कैन अर्न दैट मच मनी कि मेरा अच्छा लाइफस्टाइल जो है जिंदगी का। बिल्कुल, नहीं तो फिर वो ऐसे साइड जो इसमें बहुत टफ क्वेश्चन है। देखिए क्रिएटिविटी और प्राइस जी, ये दोनों साथ नहीं चलती हैं, क्योंकि हमने देखा होगा पहले जो आर्टिस्ट थे, कोई लंबी सी दाढ़ी है, एक झोला है, वो कैंची वाली चप्पल है, वो नहाता नहीं है, वो आहिस्ता आहिस्ता चलता है, आर्टिस्ट है ना। तो वो बोलते थे आर्टिस्ट है क्योंकि अपनी दुनिया में मस्त है। मस्त है। फिर जब उसके जाने के बाद क्या होता था, उसके पास एक फुटी कोड़ी भी नहीं होती थी, लेकिन उसकी पेंटिंग की प्राइस बहुत ज्यादा हो जाती थी। हाँ, वो जमाना चला गया, क्योंकि वो क्या है कि आपने अभी अपनी घर फैमिली देखनी है, बिल्कुल अपने पेरेंट्स को भी देखना है, अपने बहन भाइयों को भी देखना है, और अपने वाइफ को भी देखना, बच्चों को भी देखना है। तो कैसे चलेगा? बिल्कुल, अगर दाढ़ी रख के अगर वो सिगरेट पियेंगे और जब दूसरी चीजों में डूब के बोलेंगे हम आर्टिस्ट हैं, लेकिन वो जस्टिफाई नहीं होगा बाकी लोगों के लिए। तो उसके लिए ब्रेड बटर तो चाहिए ना, तो उसके लिए काम ऐसा करें कि जिसमें एक पेंटिंग सेल होगा तो 4 पेंटिंग का मटेरियल भी आएगा, बिल्कुल कुछ खाने को भी मिलेगा। जी जी, बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से हमें के गांधी सर ने अभी बताया कि एक पैशन की तरह अगर आप इसको लेके चलेंगे तो कामयाबी परमात्मा खुद ही दरवाजे खोलता है, बट आपकी नीयत साफ होती है। काटूंगा बीच में हर्ष, मेरे को लगता है आपने कहा कामयाबी मिलेगी, लेकिन मेरे को लगता है जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन सर अगर प्लेटफॉर्म ही नहीं होगा तो पोटेंशियल वेस्ट मेरे को लगता है अक्सर होता है। तो क्या कहेंगे? हाँ, प्लेटफॉर्म अगर प्रोवाइड ना हो तो देखिए इसी प्लेटफॉर्म के चक्कर में लोग पीछे रह जाते हैं। वो मैंने आपको पहले भी बताया कि वो एक पहाड़ है, उसको आपने अकेले उसको काटना है, फिर जाना है, मतलब उसका वेट नहीं करना है आपको प्लेटफॉर्म का। अगर आप उसके भरोसे उसके कंधे पे चलेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। डोंट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, क्रिएट द अपॉर्चुनिटी। यू आर सेइंग कि डोंट वेट फॉर इट, क्रिएट इट। वो वाहिगुरु, वो ईश्वर, वो खुदा सबको एक अपॉर्चुनिटी देता है, बिल्कुल उसको अवेल करना आपके बस की बात है, करें या नहीं करें वो आपकी मर्जी है, लेकिन वो मिलती है जैसे मेरे को मिली है। एक बंदा जिसके खानदान में कोई आर्टिस्ट नहीं है। बट सर कितना डिफिकल्ट रहता है इतनी सारी पैरेलल ऑब्लिगेशंस को चलाना, फैमिली भी या फिर आर्ट के लिए टाइम डिवोट करना है, और अगर कोई बिजनेस पैरेलल लेके चलो उसके लिए टाइम डिवोट करना है, तो कैसे सर ये टाइम मैनेजमेंट होता है? देखिए पहले हम लोग पेंटिंग करते थे तो 15 दिन 10 दिन उसी में रचे रहते थे, तो अभी 10-15 घंटे में पेंटिंग बन जाती है। लेकिन सर अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो, जैसे 2-3 दिन का प्रोजेक्ट हो, एक बार आर्टिस्ट जो होता है अपनी जोन में चला जाता है, फिर उस जोन से वापस आना और सर किसी और चीज में घुसना और फिर वापस जाके उस जोन में फिर वापस जाना, सर कितना मुश्किल हो रहता है?
ऐसा नहीं है। जैसे अभी मोनालिसा की पेंटिंग है, वो जिसने वो पेंटिंग बनाई थी, है ना, तो वो पेंटिंग क्या था कि वो एक लड़की को देखता रहता था, लेकिन तो वो लड़की कभी मुस्कुराती नहीं थी, तो वो उसको वॉच करते रहते थे। तो कितने दिन उनको लगे कि वो उसको मैं ये लड़की, फिर एक दिन वो थोड़ा सा स्माइल दिया तो उसने उनको पेंटिंग बना दिया, है ना। तो वो क्या कि आज वो पेंटिंग वो पेरिस पे वो म्यूजियम में है, जिसके लिए 6000 की टिकट है उसको देखने के लिए। इटर्नल होगी ना, है ना अमर। तो उसमें अभी हमारा एक शो चल रहा है पुणे में, माई मोनालिसा। तो वो उसमें मैंने वो पेंटिंग बनाया है, वो भेजा है, वो काफी अप्रिशिएट हो रहा है। तो वो मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको क्रिएट किया है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए टाइम निकालने के लिए और हमारे दर्शकों को पेंटिंग के नज़रिए से एक दुनिया दिखाने के लिए, क्योंकि एक आर्टिस्ट जो है वो अपनी दुनिया कैनवस पे उतारना जानता है और अपने जो इमेजिनेशन और फीलिंग्स हैं उनको पोर्ट्रे करना बेहतरीन तरीके से जानता है। और मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी दर्शकों ने आज हमारा ये प्रोग्राम देखा होगा, जो आगे भी देखते रहे हैं, वो आज बहुत इंस्पायर हुए होंगे। और जो लोग पेंटर बनना चाहते हैं, जो इस फील्ड में आगे आना चाहते हैं, वो बेझिझक पैशनेट होकर आगे आएँ। के गांधी सर का यही कहना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इंस्पायर होते रहेंगे और हम आपके साथ रोज़ ऐसे ही जुड़ते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।